एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए, चैप्टर नंबर 3 है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमने खुद ही लिखी हैं, बोरो भी करी गई हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। और ये भी नोट करे जाने वाली चीज़ है कि इसमें जो टाइम टू टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी करी हैं, अमेंडमेंट भी करे हैं, जस्ट लाइक जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd, 44, 73, बहुत सारे अमेंडमेंट इस तरीके से हुए हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक बार बन चुका है तो सिर्फ वो अब हमेशा वैसा ही रहेगा। और जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं, वो है 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। या जो एक काफ़ी अच्छा प्रख्यात केस है केशवानंद भारती केस, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये आर्टिकल 368 से भी रिलेटेड है, कि यानी कि जो आर्टिकल 368 है वो क्या बोलता है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे थोड़ी कि अमेंडमेंट करके सारा जो वो पार्लियामेंट है वो अपने हाथ में पावर को चलाए। तो फिर वो केशवानंद भारती केस आया था कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब। और जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कि नहीं आती है। इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है, क्योंकि अभी जब हमें आगे ही पढ़ना है तो यहाँ पे बता के मैं क्या ही करूँ, है कि नहीं। चलिए, सैलिएंट फीचर्स यानी कि क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो देख लेते हैं। जो कि देखो, सबसे पहली बात इसमें ये बताया जाता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये मतलब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर अमेरिका के देखेंगे तो वो बहुत कम है, इस तरीके से बताने की कोशिश करी जाती है। बट कल मैंने आपको बताया था कि जैसे उसमें ये भी बताया जा रहा था कि इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। यार लेंथीएस्ट तो होगा क्योंकि हमने हर एक चीज़ को डिसाइड जो करा है वो एक बेहतर वे में डिबेट डिस्कशन करके करा है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो दो चीज़ों में डिसाइड होता है। एक तो भाई जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, अनरिटन अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव, एलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली अगर 1949 के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम पे जो थे इसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज ये तो 2019 की बात होगी, लेकिन फिर भी अभी भी इतने ही है। अभी 470 आर्टिकल हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं जब से ये बना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी सारी चीज़ों का एडिशन भी हुआ है, ओके। तो एज सच तो बोला जाता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई कमी रही है, क्योंकि यार हमारा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वास्टनेस हमारी कंट्री में। हिस्टोरिकल फैक्टर भी रहे, इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इसमें काफ़ी ज़्यादा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, सेंटर और स्टेट के लिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए अलग है और स्टेट के लिए अलग है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा लेंथी और बल्कि होना तो बनता है। डोमिनेंस है इसमें लीगल ल्यूमिनरीज का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेंथी लग जाता है ये लोगों को। सेकंड ये कि काफ़ी सारे जो सोर्सेस से इसमें चीज़ें ली गई हैं, ठीक। जैसे अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वहाँ से काफ़ी सारे प्रोविज़न लिए गए। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, वो इस चीज़ को प्राउडली बोलते हैं कि रैन सैंकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑब्वियसली बात है हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डाला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, है कि नहीं। और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लार्ज एक्सटेंट है, वो ड्राइव है हमारा कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहीं से ही ली गई हैं, ओके। जस्ट लाइक जैसे डीपीएसपी हमारा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ से क्या लिया गया क्या नहीं। तो ये भी है कि हाँ, हमने अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। कहाँ से क्या लिया है वो अभी आगे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक जर्नल एक कॉमन दे रखा है, ठीक। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब रिजिडिटी भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यानी कि जस्ट लाइक जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम आर्टिकल 368 का यूज़ करके हम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक। बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो कि अमेंडमेंट होंगे स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की, यानी कि 2/3 यानी कि जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की, जो दोनों हाउसेस के प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो वहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए,
ठीक। वो भी जितने पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड या मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक। या कुछ अदर प्रोविजंस हैं जो कि एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होते हैं, बट उसको रेटिफाई करा जाना चाहिए आधे स्टेट्स के द्वारा भी। तो वो हमारे डिपेंड करता है कि हम किस आर्टिकल को कर रहे हैं चेंज, किसको नहीं कर रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये सिंपल जस्ट एक ओवरव्यू टाइप से है, ऐसा समझ लो आप इसको। ठीक। मैं भी बताऊंगा कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है और बेसिकली सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, क्या इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके। फिर बोला जाता है कि भाई ये फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायसनेस के थ्रू, यानी कि जो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो यूनियन के हाथ में ही है। भले से ही फेडरल सिस्टम है, संघवाद का ढांचा है कि यूनियन जो है फिर स्टेट में पावर डिवाइडेड है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, इस तरीके से। बट बोलते हैं कि हाँ यूनिटरी, यानी कि एक तरीके से आपको जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब यूनियन के हाथ में भी हो जाती हैं, ये ऐसा बोला जाता है, क्रिटिसाइज भी कर दिया जाता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट है स्टेट गवर्नर का सेंटर के द्वारा, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजन है, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स हैं, ये जितने भी मैंने आपको बताए। ठीक। यानी कि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सिर्फ सेंटर के हाथ में होती हैं। ठीक। और ये जो फेडरेशन है, ये आपको पता है कि ये हमारे आर्टिकल 1 में यूज़ करा गया है। ठीक। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 1 में भी ये डिसाइड होता है, जस्ट लाइक जैसे हम बोलते हैं इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का। ओके। तो ये भी चीज़ें हैं कुछ, तो इसको भी ध्यान रख लेना। बाकी ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया क्या कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग्स, इनके द्वारा बोला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी लोगों के द्वारा बोली गई जैसे। ठीक। क्वासी फेडरल बोला गया केसी के द्वारा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला गया मॉरिस जोन्स के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया ग्रैनविली के द्वारा, ग्रैनविली ऑस्टिन के द्वारा, ऐसे समझ लो। ठीक। तो काफ़ी लोगों ने हमारे फेडरेशन को ये इस तरीके से डिस्क्राइब करा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके अंदर हमारे जो क्या होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कौन, बताओ हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं हमारे? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक। पार्लियामेंट्री में क्या कि भाई हमारे एमपी एमएलए चुने जाएंगे, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, फिर एक प्रधानमंत्री होगा, हर एक चीज़ वैसी होगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइप सिस्टम चलता है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक। वेस्ट मिनिस्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ पर है, तो इसलिए उसको वेस्ट मिनिस्टर बोल देते हैं। फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? भारत में देखो यार, प्रेजेंस रहती है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव की, मेजोरिटी पार्टी का रूल रहता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को। ठीक। रेस्पॉन्सिबल पर्सन है भाई एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर को रहेगी, जवाबदेही रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की। स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है और अगर सेंटर में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर। डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउसेस और लोकसभा और असेंबली का। ऐसा नहीं है कि एक ही बार चुन गया तो बाद में कुछ नहीं होगा, इलेक्शन होते रहते हैं भाई हर 5 साल में। लोकसभा भंग होती है हर 5 साल में, नया प्रधानमंत्री चुना जाता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चल रहा है। ओके। और अगर आप देखें इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरिडेटरी हेड। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो हेड होता है वो रिपब्लिक हमें बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, भले से लोगों के द्वारा नहीं चुने गए, लेकिन लोगों के द्वारा चुने गए लोगों से ही तो वो चुने जाते हैं। हमारे एमपी, हमने एमपी को चुना, हमने एमएलए को चुना, और उनके द्वारा वो हमारे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। लेकिन जो ब्रिटिश में है वो मोनार्की टाइप से, क्योंकि वहाँ पे एक महारानी होती है, तो वो महारानी एक हेरिडेटरी है। ओके। तो इसलिए इसको ध्यान रख लेना। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस चीज़ को प्राइम मिनिस्ट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा अच्छे से पावर होती है, वही उसके अंडर में डिसीजन होते हैं, इस वजह से। सिंथेसिस होता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का। जो डॉक्ट्राइन है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का वो हमने लिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि
जो एट द एंड जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, यानी कि कुल मिलाकर जो फाइनल इंटरप्रिटेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो सुप्रीम कोर्ट ही है कि नहीं। मतलब हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन हम उनकी तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से नीचे है, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है। ठीक है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेटर वही होता है, लोगों का एकदम रखवाला, आर्टिकल्स वगैरह का सबका पूरा अच्छी तरीके से, है कि नहीं। आर्टिकल 32 के थ्रू आप किस में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं अगर आपका किसी भी एक आर्टिकल का हनन होता है, तो किसी भी एक फंडामेंटल राइट का, है कि नहीं। और फाइनल इंटरप्रिटेटर भी वही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाकी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करा जाता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, सिंपल सा यहीं पे बता देता हूँ, बाकी आगे तो बताऊंगा ही। यानी कि कोई भी जो एक कोई भी एक लॉ बनाया गया है, क्या सही प्रोसीजर फॉलो करा गया है, क्या जो उसकी मंशा है वो उसी हिसाब से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि जुडिशरी के ऊपर किसी का भी एक मतलब वो नहीं चलता है, एक पावर नहीं चलता है। जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और जिस देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो लोगों का उतना ही विश्वास रहेगा, वरना लोगों का कहाँ विश्वास रहेगा, वरना लोगों को तो ऐसा लगेगा कि यार हमें तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। ठीक, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास फंडामेंटल राइट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारे सैलिएंट फीचर ही चल रहे हैं। तो हमको 6 फंडामेंटल राइट हैं यार, जस्ट लाइक जैसे राइट टू इक्वलिटी दिया गया 14 से 18 तक, फ्रीडम है 19 से 22 तक, आगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 है, फ्रीडम ऑन ऑफ रिलीजन है 25 से 28 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 से 30 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा आप जा सकते हैं अगर कुछ भी होता है आपके फंडामेंटल राइट के साथ। थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट चलो ठीक है, हम करिएगा कॉम्प्रोमाइज़। बाकी ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं इनको अभी हम पढ़ेंगे भी। ओके, और आपको पता है नेशनल इमरजेंसी भी जिस टाइम पे लगती है, सिर्फ जो ये जो आर्टिकल 20 एंड 21 है इसको छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये सिर्फ आप एक वो देखिए, मतलब ओवरव्यू टाइप सब, जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में भी रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस है होती है, मैंडामस होती है, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी, क्यू वारंटो, ये रिट्स हैं जो जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप वो रिट दायर करते हैं। ठीक, डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है बेसिकली, ये क्या है कि ये स्टेट को गाइडिंग फैक्टर हैं अगर वो कोई भी एक लॉ बनाते हैं, यानी कि ये इस तरीके से नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट ही करना है स्टेट को, नहीं, ये गाइडिंग फैक्टर है। ठीक, डीपीएसपी मतलब बेसिकली ये इसके अंदर आपको लिबरल चीज़ें, सोशलिस्ट गांधीयन चीज़ें, मतलब जो गांधी जी का एक सपना था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए आपको इसमें आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जिस टाइम पे कोई भी एक स्टेट कुछ भी कानून बनाता है या यूनियन कानून बनाता है तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर ये इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो वो एकदम सरकार गिर जाएगी या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ये गाइडिंग फैक्टर है। ठीक, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जस्ट लाइक जो ऐड हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे कि हमारी क्या क्या ड्यूटी है, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फिर एक और ऐड हुई थी, उससे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया था कि हाँ हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें नेशनल फ्लैग का एकदम पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि इफ़ अगर आप नहीं करते हैं ये जो सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं तो आपको कुछ सज़ा मिलेगी। बट हाँ ये है कि इफ़ अगर कुछ चीज़ों के लिए प्रावधान है, जस्ट लाइक जैसे नेशनल फ्लैग का आप अपमान वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें तो गलत ही हैं, लेकिन आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे आपके ऊपर कोई भी मतलब चार्जेस वगैरह लगा के आपको अंदर नहीं डाल दिया जाएगा। ठीक है, बट हाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना अलग से निकाल रखा है नेशनल फ्लैग वगैरह से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस वगैरह। ठीक, सेक्युलर स्टेट है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारा देश का एक ही कोई रिलीजन है, नहीं, सेक्युलर है भाई हम। और आपको पता भी है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने 1970 में एक सेक्युलर वर्ड भी ऐड करा था। ठीक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, बट चलो बताएंगे अभी आके कंट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी सिंपल अभी आप देख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यार हम सिर्फ ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसी समय सेक्युलर हुए थे, उससे पहले भी थे। क्यों? क्योंकि यार सबको राइट टू इक्वलिटी था भाई, कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 15 सीधा बोलता था अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये तभी हुए थे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 है, रिलीजन से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे ऑलरेडी हमारे पास भी। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29, 30, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये इतने आर्टिकल्स ऑलरेडी भी थे जो कि हमें बताते थे कि हम ऑलरेडी भी सेक्युलर हैं, एक। बट हाँ, उस समय ज़रूरत पड़ी कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो एक कंप्लीट सेपरेशन दिखाता है बिटवीन द रिलीजन, जस्ट लाइक जैसे चर्च और स्टेट में पूरा एकदम। तो बोला जाता है कि जो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है हमारे इंडियन सिचुएशन में, यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही सेपरेट है। हमारे यहाँ बेसिकली मतलब एक पॉजिटिव टाइप से चीज़ों को लेके चला जाता है। मतलब अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं को भी काफ़ी प्रमोट कर दिया जाता है, मुस्लिम है तो मुस्लिमों को भी सब्सिडी दे के प्रमोट कर दिया जाता है, क्रिश्चियन है उनको भी प्रमोट करा जाता है, ठीक। ओ सॉरी, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है, बाकी जगह नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। और नेगेटिव होने का भी यही कारण है कि वो एकदम पूरा सेपरेट है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर हम हिंदू को कर रहे हैं मुस्लिम को भी करेंगे, मुस्लिम को कर रहे हैं तो हिंदू को भी करेंगे, क्रिश्चियन को भी करेंगे, सिख को भी करेंगे, पारसी, सबको करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी कि आपको एक वोटिंग का राइट दिया गया है आर्टिकल 326 में। क्वेश्चन भी आया था क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं यार, फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है, फंडामेंटल में तो ये है ही नहीं, ठीक। और बेसिकली अगर देखा जाए तो 18 साल का एक व्यक्ति जो है वो वोट डालने लायक हो जाता है। ये एज को रिड्यूस करा गया था 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। 21 साल होती थी पहले, 1989 फिर इसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया कि 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है कि भाई यूनियन के लिए अलग है, सेंटर के वो स्टेट के लिए अलग है, नहीं। हमारे यहाँ एक सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। एक ही है, एक ही सिटीजनशिप हमारे यहाँ रहती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, जस्ट लाइक जैसे इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, कैग है जो कि ऑडिट करेगा हमारे यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि कंडक्ट करेगा ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि स्टेट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, मतलब जितनी भी इन द सेंस जो कि ये प्रशासनिक सर्विसेज हैं उनके रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बॉडीज़ भी है। इमरजेंसी प्रोविज़न भी है, अगर कुछ भी दिक्कत लगती है तो जस्ट लाइक जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं हम आर्टिकल 352 का यूज़ करके। इफ अगर किस ग्राउंड पे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। 356 का यूज़ करके अगर कोई स्टेट काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं है लेकिन लगा सकते हैं अगर कोई भी इस तरीके का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है। 1991 में ये कंडीशन दिखी थी, सोच रहे थे लगाने का बट नहीं लग पाया। अच्छी बात है कि नहीं लगना चाहिए, ठीक। फाइनेंशियल इमरजेंसी चीज़ें सिचुएशन ना आए हमारे भारत में, हम तो यही चाहेंगे, ओके। 3 टियर गवर्नमेंट है, आपको पता है कि 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आके फिर और हमने लोकल एरिया गवर्नमेंट में भी डिवाइड कर दिया। जस्ट लाइक जैसे यूनियन है, फिर स्टेट को पावर मिली है, अब लोकल एरिया है, जस्ट लाइक जैसे ग्राम पंचायत वगैरह को मिली हुई है, म्यूनसिपैलिटी को भी मिली हुई है। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये मतलब जो पावर थी वो हमने और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 74 भी 1992 में। तो इसके थ्रू अगर आप देखते हैं तो हमारा शेड्यूल ऐड हुआ था, पार्ट 9 में शेड्यूल 11 ऐड हुआ था, और पार्ट 9A में शेड्यूल 12 ऐड हुआ था, ठीक। जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, और ये आपका किससे रिलेटेड है? रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो ये ग्राम प्रधान वगैरह ये सारी चीज़ें, नगर पालिका वगैरह वाली शेड्यूल 12। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ये एक आपको अगर देखें तो 3 चेंजेस करे थे। आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि फंडामेंटल राइट भी है, DPSPBF आर्टिकल 43B के थ्रू, ठीक। और पार्ट 9B में भी है जो कि एंटाइटल करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं। आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT तक है, ठीक, ओके।
और क्रिटिसिज्म क्या होता है कि भाई ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग जगह से लेके इसमें प्रोविज़न डाले हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं लोग। ओके, तो कि हमने अलग अलग जगह से लिए, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये यहाँ से लिया गया होस्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पैच वर्क है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इस चीज़ का आंसर करा क्या कि वन लाइक टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मोर देन 100 years हैव रोल्ड ओवर व्हेन द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इट हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी कंट्रीज reducing their constitution to writing what the scope of a constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamental of the constitution are recognized all over the world. मतलब वही बताया गया कि ये जो चार्ज लगाया गया भाई अपने कॉपी उपी कराए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी ने भी इस तरीके से चीज़ें नहीं करी हों। ठीक, बाकी आप अगर इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो भाई पढ़ भी सकते हैं। ठीक, काफ़ी बड़ा कोट है जो कि बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। ठीक, मतलब ये भी बोला गया कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अगर आप देखेंगे तो उनमें जो मेन प्रोविजंस होते हैं वो आपको काफ़ी सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमने बोरो करा है, बट हाँ हमने अलग अलग जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनसे हमने चीज़ों को लिया है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे एक तरीके से। तो उसमें कोई मेरे हिसाब से भी गलत चीज़ है नहीं। ठीक, बोला गया कि ये एकदम कार्बन कॉपी है भाई 1935 एक्ट के। ठीक है, कार्बन कॉपी है तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, तो क्या दिक्कत है? जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो लेनी चाहिए ना। अब जैसे एन श्रीनिवासन ने ऑब्जर्व करा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों लैंग्वेज में, बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस, अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राइव है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, चलिए, वो तो लोग तो बोलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कई बार पूछ लिए जाते हैं किसके द्वारा क्या बोला गया था। ठीक, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी फिर इसका जवाब दिया था कि मुझे कोई श्रम नहीं है कि हमने इसमें बोरो करा है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, तो इस तरीके का नहीं है। हाँ हमने बोरो करी हैं चीज़ें तो उसमें शर्म वाली बात है ही क्या, है कि नहीं। चलो ठीक है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है ऐसा बोला जाता है कि हाँ ये एन इंडियन और एंटी इंडियन है। जो फॉरेन नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको अनसूटेबल बनाता है इंडियन सिचुएशन के लिए और अनवर्केबल बनाता है भारत में। तो के हनुमंतैया जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कमेंट करा कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, डेट वॉज बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एजुकेटेड डेट वे। ओके, लोकनाथ मिश्रा उन्होंने भी अपना अलग दिया कि जो स्लेविश लिमिटेशंस हैं वेस्ट की मच मोर स्लेविश सरेंडर ऑफ द वेस्ट। ठीक, तो समझ सकते हैं कि अन इंडियन और एंटी इंडियन बोला जाता है कि इसमें, बट ठीक है, जो जैसी जिसकी सोच जिसको जैसा लगता है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि इसमें भाई गांधी जी की चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो डीपीएसपी में गांधी जी के प्रोविजंस भी हैं। ठीक, के हनुमंतैया बोलते हैं कि ये एक तरीके का वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। ठीक है, सबका अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एलिफेंटा साइज़ है कि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है यार, अब चीज़ें डिटेल में लिखी जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है साइज़ तो बड़ा होना ही है। ठीक, पैराडाइज ऑफ द लोअर्स यानी कि लोअर्स की इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मैक्सिमम। यार देखो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेटर तो हमारा अब भी सुप्रीम कोर्ट ही है ना। बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स हो ही जाती हैं। ठीक, ओके, बाकी इसमें आपको ये तो यार ये तो हम आगे भी देखेंगे ही, अब जब ये इन डिटेल पढ़ेंगे कि भाई यूनियन एंड टेरिटरीज जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, सिटीजनशिप 5 से 11, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक दिए गए हैं, डीपीएसपी 36 से 51 तक दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में 52 से 151 है, चैप्टर 1 जो है इसके अंदर में एग्जीक्यूटिव जो कि 52 से 78 है, पार्लियामेंट वाला 79 से 122, लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की वो 123 में है, यूनियन जुडिशरी 124 से 147 है, कैग 148 से 151 है। अभी इन डिटेल में भी तो देखेंगे इनको, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू होना भी ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि पूछ लेता पार्ट 6 में क्या है, तो पार्ट 6 में क्या है आपके स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237। जो चैप्टर 1 है इसका वो 152 जनरल से रिलेटेड है, जनरल चीज़ें उसमें। चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव 153 से 167 तक है, स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212,
लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर 213, हाई कोर्ट 214 से 232, सबऑर्डिनेट कोर्ट 233 से 237 तक। पार्ट 7 जो पार्ट 7 है अगर आप देखेंगे तो वो जो 238 आर्टिकल था वो डिलीट कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 239 से 242, पंचायत पार्ट 9 243 से 243 ओ, और म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में 243 से 243 ZZ, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B 243 ZS से 243 ZT, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 244 से 244 से, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 245 से 63, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स पार्ट 12 में 264 से 300 पार्ट 13 में ये ट्रेड कॉमर्स वगैरह 301 से 307, पार्ट 14 में सर्विसेज दे रखी हैं 308 से 323 तक जितनी भी हैं, पढ़ेंगे अभी इन डिटेल। 14A में ट्राइब्यूनल 323 से 323A से 323B, इलेक्शन पार्ट 15 24 से 324 से 329A तक। 16 में स्पेशल प्रोविज़न है कुछ सर्टेन क्लासेस से 330 से 342A तक। ऑफिशियल लैंग्वेज है 17 में 343 से 351A तक। इमरजेंसी प्रोविज़न 18 में 352 से 360 तक। मिसक्लिनियस चीज़ें हैं 361 से 67, अमेंडमेंट 368 पार्ट 20, टेम्परेरी ट्रांसनेशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न 369 से 392, पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑटोरेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील 393 से 395। ओके, बाकी ये आर्टिकल्स हैं, ये तो अभी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम आपको बताएंगे। ओके, शेड्यूल जो कि ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे बट ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल है वो नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हो या यूनियन टेरिटरी के नाम से या उनके एक्सटेंट से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल जो है वो प्रोविजन रिलेटेड, इमोल्यूमेंट अलाउंसेस वगैरह से रिलेटेड, क्या है प्रेसिडेंट का, गवर्नर को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सबको अलाउंसेस जो मिलते हैं। थर्ड शेड्यूल वही है ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड, जो ये क्या लेते हैं, शपथ वगैरह लेते हैं। फिफ्थ शेड्यूल वही है राज्यसभा के सीट्स के एलोकेशन से रिलेटेड। फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के। सिक्स्थ शेड्यूल रिलेटेड है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। सेवन्थ शेड्यूल रिलेटेड है कि वो जो पावर डिवीज़न है कौन सी लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर में है वो इसमें है। एट शेड्यूल में आपके वही 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 9 है वो आपके ये एक्ट एंड रेगुलेशन से रिलेटेड था कि कोई भी एक्ट इसके अंदर आ जाता था तो उसको ब्लैंकेट बैन मिल जाता था, बट अभी इन डिटेल में पढ़ेंगे कि बाद में ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया गया, कोई भी अगर कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इसके अंदर गया है तो। 10th शेड्यूल वही है आयाराम गयाराम वगैरह से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। 11th शेड्यूल वही जो कि आपके किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल आपके म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। ओके, बाकी अभी इन डिटेल इसको पढ़ना है। सोर्सेज देख लेते हैं भाई। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से लिया गया, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में, जुडिशरी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया भाई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजन, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमलरिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, रिमूवल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का, पोस्ट जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो। इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया डीपीएसपी लिया गया है, नॉमिनेशन लिया गया है मेंबर्स टू राज्यसभा और जो भी मेथड है इलेक्शन के प्रेसिडेंट से रिलेटेड। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फेडरेशन जो वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ होगा, रेसिडियरी पावर जो सेंटर के हाथ में होगी, अपॉइंटमेंट जो होगा स्टेट गवर्नर्स का वो सेंटर के द्वारा होगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होगी सुप्रीम कोर्ट की। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है भाई, देखो कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ली गई है ट्रेड एंड कॉमर्स की, इंटर कोर्ट्स एंड जॉइंट सेटिंग ली गई है, टू हाउसेस की जिस टाइम पे सहमति नहीं होती किसी बिल वगैरह पे तो जॉइंट सेटिंग करानी पड़ती है। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन लिया गया फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी के समय पे। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि आज रसिया कहलाता है वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। आइडिया लिया गया है जस्टिस का।
सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक और आइडियाज, लिबर्टी के, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के प्रीएम्बल में। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर लिया गया है अमेंडमेंट का। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर लिया गया है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 4, आई होप इसमें थोड़ा सा कुछ स्टार्ट कर दिया जाए क्या। 10 में ये एक बार देख लेते हैं कि कितना बड़ा चैप्टर अगर फिनिश हो सकता है इसमें, तो फिनिश कर लेंगे। हाँ, हो तो जाएगा जहाँ तक है। भाई देखो, प्रीएम्बल एक तरीके से ऐसा समझ लो कि वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था उसमें बताया गया था कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहली बार इस तरीके का कंसेप्ट लेके आते हैं प्रीएम्बल का। काफ़ी सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, जस्ट लाइक जैसे इंडिया फॉलो करती है इस प्रैक्टिस को। प्रीएम्बल एक रेफर करता है, ये एक इंट्रोडक्शन है, ये प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर में एक समरी होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और N.A. पालकीवाला जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जो कि ड्राफ्ट करा गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा और अडोप्ट करा लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब अडोप्ट करा था ये अब आप मेरे को तारीख बताइए, लास्ट वीडियो में करा था। इसको अमेंड करा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसने न्यू वर्ड्स एडिट करे इसके अंदर, जस्ट लाइक ऐड करें, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। प्रीएम्बल का टाइप, ये प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले सोवरेन आता है, सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। Justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity as during the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब समझते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। तो देखो भाई, इंग्रेडिएंट का है इस कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आपको सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। क्या है वो? हमारे लोग हैं, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल ही है इस चीज़ के सोर्स। नेचर कैसा है हमारे इंडियन स्टेट का, ये डिक्लेयर करता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि स्पेसिफाई करना जस्टिस, लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रेटर्निटी को। और किस दिन अडॉप्ट करा गया था भाई? 26 नवंबर 1949 को। तो कीवर्ड्स क्या हैं? देखो देखो, सबसे पहला आता है सोवरेन। सोवरेन यानी कि संप्रभुता, यानी कि भारत के अंदर कुछ भी, भारत ना किसी के अंदर डोमिनियन है और ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपना अलग खुद का एक डिसीजन ले सकता है ना। हम जो है हम पूरे तरीके से कैपेबल हैं, हमारे ऊपर ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल किसी का दबाव है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? हमारी सॉवरेनिटी को। सोशलिस्ट यानी कि हम क्या हैं एक तरीके से, कि ये जो वर्ड ऐड करा गया था 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो ये हमको ये दिखाता है कि हम एक सोशलिस्ट पीपल हैं, यानी कि इंडिया जो एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि जिसमें नेशनलाइजेशन या जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें वो सब लोगों का होगा, सबके हित की बात करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ध्यान में रख के सारी चीज़ें कर दी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। मिक्स इकोनॉमी है ना हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट लोगों को ही ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। तो ये जो हमारा, अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम है कि हमारा पॉवर्टी को एंड करना, इग्नोरेंस करना, चीज़ों को, डिसीज़ को, इनइक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना लोगों के लिए, ठीक। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का एक मिक्सचर है, ठीक। और ये ज़्यादातर लीनिंग है टूवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म के। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जस्ट लाइक जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसने थोड़ा सा एक हमारा जो सोशलिस्ट नेचर है उसको थोड़ा सा कम करा, बट हाँ उससे हमारे कुछ काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ नुकसान ही है। सेक्युलर है हम यार, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब हम किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानते हैं, सबको अपने अपने रिलीजन को लेके जस्ट लाइक अधिकार है कि अगर वो जिस भी धर्म को पूजा करना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके।
और हम कोई फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 25 से 28 तक डेमोक्रेटिक है हम यार। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्टी चुनी जा रही है, यहाँ पे लोगों के द्वारा ही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे क्या है, लोग ही सुप्रीम है, सुप्रीम पावर अल्टीमेटली लोगों के पास है। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जस्ट लाइक जो सुप्रीम पावर है वो डायरेक्टली लोगों के हाथों में ही है। ठीक, चार टाइप होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है रिकॉल, एक होता है प्लेबिसाइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दूसरी तरफ क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करी जाती है लोगों के द्वारा, यानी कि इलेक्ट करे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव इसके लोगों के द्वारा। ठीक, ये जो टाइप है डेमोक्रेसी का, इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। और जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमें रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि हम पार्लियामेंट के लोगों को हमारे द्वारा ही चुना जाता है कि नहीं। और उन लोगों को फिर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कुछ भी पॉलिसीज़ पे, कोई भी एक्शन लिया गया है या कुछ भी ऐसा। और ये जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे चुने जाते हैं, यानी कि वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं। ठीक, ये तो यार वैसे भी आपको पता होगा, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, रेफरेंडम कराया जाता है, लोगों का जनमत संग्रह वगैरह इस तरीके से, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये चारों आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बट ये एनसीईआरटी की चीज़ है, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे एक्सप्लेन। ओके, बाकी हमारे यहाँ भाई इंडिपेंडेंस या जुडिशरी की एब्सेंस है डिस्क्रिमिनेशन का, कुछ जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं लोगों को। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। जब तक सोशल डेमोक्रेसी रहेगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खत्म ही नहीं हो सकती है। सोशल डेमोक्रेसी क्या क्या मतलब होता है, ये एक वो तरीका है लाइफ का जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक इंसान की लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को। और ये जो सारी चीज़ें ये हमारे प्रीएम्बल में भी लिखी गई हैं। ठीक है, तो हमें लिबर्टी है भाई, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम किसी में फेथ रख सकते हैं, इक्वलिटी है, हमें एक समान समझा जाएगा, फ्रेटर्निटी है, आपस में भाईचारा है भाई, है कि नहीं। रिपब्लिक है, यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी आपको क्लासिफाइड मिल जाती है दो कैटेगरीज में, एक होता है मोनार्की, एक रिपब्लिक। यानी कि अगर आप ब्रिटिश में देखेंगे तो मोनार्की चलती है, वहाँ पे आज भी महारानी वाला सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उसको चुना जाता है भाई। पहले हम लोगों को चुनते हैं, यानी कि एमपी एमएलए को, फिर वो लोग हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, है कि नहीं। तो हम रिपब्लिक हैं, ऐसा नहीं है कि मोनार्कियल हेड वगैरह होता है हमारे यहाँ। ओके, जस्टिस है भाई, जस्टिस तीन तरीके का हमारे यहाँ जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, और तीसरा बताओ, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। तीनों जस्टिस हमें मिलते हैं। सोशल जस्टिस जो कि जस्ट लाइक एक डिनोट करता है कि एक इक्वल ट्रीटमेंट है सारे सिटीजन्स का, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के कि हम उसको कास्ट के, कलर या रेस, रिलीजन, सेक्स या इन सब पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या उनको हम प्रिविलेजेस नहीं दे रहे हैं। सबको हर एक चीज़ प्रिविलेजेस मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है। इकोनॉमिक जस्टिस जो कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, कि उनकी इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के हम उनके साथ उनको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है, या हटा दे रहे हैं, नहीं। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो खुद चाहती है कि इनक्वालिटीज़ ख़त्म हो, इनकम सही रहे सबकी, ये सारी चीज़ें, है कि नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी कि जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही वोट डालने जा सकते हो, सब लोग वोट डालने जा सकते हैं, है कि नहीं। लिबर्टी है भाई, लिबर्टी इन द सेंस क्या कि हमारे यहाँ कुछ भी एक तरीके से पाबंदी नहीं है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बट ये है कि दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कोई एक इंसान भी नहीं है कि जो कि इस तरीके से करेगा। तो हमारे लिबर्टी ऑफ थॉट है भाई, कुछ भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। हमारे फंडामेंटल राइट इस चीज़ को एनफोर्स भी करते हैं। और अगर आप कहीं ये सारी चीज़ें वायलेशन होती हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इक्वलिटी है यार, इक्वलिटी है, और इक्वलिटी तो हमें मिलती भी है हमारे फंडामेंटल राइट के थ्रू भी। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कोई भी इंसान आपको, जस्ट लाइक जैसे आर्टिकल 14 देता है राइट आपको इक्वलिटी बिफोर द लॉ। प्रोहिबिशन करा गया है डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 15 में, कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। आर्टिकल 16 है, सबको इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जैसी चीज़ों का एबोल्यूशन है आर्टिकल 17 में। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल है आर्टिकल 18 में, मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ मिल गया है, किसी के कुछ नाम के आगे लगा है तो वो डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा, कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। बाकी जिस टाइम पे हम ये आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ेंगे और भी चीज़ें आपको और भी अच्छे से पता चलेंगी। ठीक, चलिए। फ्रेटर्निटी है भाई, आपस में हमें भाईचारा है, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, आर्टिकल 51 भी बोलता है। इनके हमारी भी एक ड्यूटी है कि जो भी सिटीजन है वो प्रमोट करा जाए हारमनी को और एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की आपस में लोगों में। ठीक, जो प्रीम्बल है वो डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी के दो थिंग्स, कि जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की और जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है नेशन की। जो वर्ड इंटेग्रिटी है वो ऐड हुआ था प्रीम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। के एम मुंशी जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की उसको सिग्निफाई करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सिर्फ इंश्योर नहीं करता इस चीज़ को, ensure material betterment and maintain a democratic setup, but it also recognize that personality of every individual is sacred. This is highlighted through some of the provision fundamental right and DPSP which ensure that the dignity of individual, यानी कि डिग्निटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि सब लोग एक समान है भाई एक तरीके से। यूनिट, और ये जो फ्रेज़ है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 1 है, यूनियन ऑफ स्टेट है भाई, है कि नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का, ये प्रीएम्बल बताता है फिलोसफी, फंडामेंटल वैल्यूज़, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ड है। ठीक, और जो अगर आप देखा जाए तो दूसरे शब्दों में जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे जो कि मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय पे। तो जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है कि हमने वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि हमने बहुत लंबे समय के लिए सोचा है और लंबा सपना देखा है। और ये जो के एम मुंशी जी है वो बताते हैं कि ये हॉरोस्कोप है हमारे सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का। पंडित ठाकुरदास भार्गव भी अपने कुछ बता देंगे जो प्रेम्बल है मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक की है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है जो कि मेज़र करती है वर्थ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला भाई कि ये जो है एक डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बोला कि प्रीएम्बल एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एम हिदायतुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने भी ऑब्जर्व करा कि प्रीएम्बल जो कि रिजेंबल करता है डिक्लेरेंस, एक इंडिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, बट ये मोर देन अ डिक्लेरेशन है। ये हमारे सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इस पे हमारा मतलब पैटर्न है हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी का। प्रीएम्बल एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर देखा जाए तो। इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ठीक, बेरुवरी केस हुआ था 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो एक जनरल पर्पस बताता है बिहाइंड द जितने भी हमारे सेवरल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं, और जिसकी वजह से जो एक की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारे जितने भी मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का उनके दिमाग की चीज़ें भी बताता है कि भाई वो क्या सोचते थे। और जहाँ पे ये टर्म यूज़ करा गया है किसी भी आर्टिकल और एम्बिग्यूअस में, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, हालांकि इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ये क्या बताता है क्या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो मतलब बेसिकली रिजेक्ट कर दिया ये जो पुराना ओपिनियन था प्रीएम्बल को लेके। ठीक, बट मतलब अगर आप पेरूवरी केस में देखेंगे तो इन्होंने इसको माना तो कि हाँ ये सारी चीज़ें बताता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है कि मतलब इस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है बेरोवरी केस में 1960 में। लेकिन फिर वो 1973 में केशवानंद भारती केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो पुरानी जो ये ओपिनियन थी इसको क्या करता है, इसको रिजेक्ट कर देता है और प्रीएम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है। ये ऑब्जर्व करा जाता है कि जो प्रीएम्बल है ये एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रीड करा जाना चाहिए, इंटरप्रिटेट करा जाना चाहिए जिस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। फिर LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था 1995 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन बोला कि ये जो प्रीएम्बल है वो एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि अगर दो चीज़ हैं
कि जो प्रीएम्बल है वो एक सोर्स नहीं है हमारा पावर का लेजिस्लेचर को, ना ही ये एक प्रोहिबिशन है मतलब हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर। ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि इसके आधार पर जस्टिस नहीं मिल सकता है, और ना ही ये एनफोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। हालांकि ये पार्ट है लेकिन ये नॉट एनफोर्सिएबल है हमारे कोर्ट में, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक। अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन था कि प्रीएम्बल क्या अमेंड हो सकता है आर्टिकल 368 में, तो ऑब्वियसली बात है हो सकता है, बट यही है अगर ये बोला गया मतलब जस्ट लाइक द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, तो ये पहला क्वेश्चन पहली बार उठा था केशवानंद भारती केस में। तो इसको बोला गया कि ये जो प्रीएम्बल है कैन नॉट बी अमेंडेड एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पिटिशनर ने फिर बोला कि जो अमेंडिंग पावर आर्टिकल 368 में कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाउएवर हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट स्टेटेड दैट ओपिनियन टेंडर्ड बाय इन द बेरोबरी केस इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग and held that the preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic feature। देखो 1973 में जिस टाइम पे केशवानंद भारती केस आया था उस टाइम पे सीधा सीधा बोल दिया गया था भाई आप किसी भी चीज़ को अमेंड कर दो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मत खराब करना। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ही। ठीक, आप अमेंड कर दो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मत खोना, लेकिन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, तो अभी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसा कैसा खेला करा था इन लोगों के साथ, बट इतना अभी ध्यान रखो। तो हमारा चैप्टर नंबर ये खत्म होता है, क्या नाम है 4। कल हम चैप्टर नंबर आई थिंक 5 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।